तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार हैं क्लास 12 में और जिनको 2027 में बोर्ड एग्जाम देना है, या यूं कहें जिनको 2027 में हिंदी का पेपर देना है ना, उनके लिए आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी के पूरे बुक के 3 ऐसे महत्वपूर्ण गद्यांश, यानी कि टॉप 3 ऐसे गद्यांश ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और पिछले कई सालों से ये गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया ना, तो आपका हिंदी में आज ही 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। और इस वीडियो में मैं आपको गद्यांश को सॉल्व करने का बेहतरीन ट्रिक भी बताने वाला हूं। अगर मान लीजिए आपको गद्यांश नहीं भी आएगा ना, तो भी मैं आपको ऐसा ट्रिक बता दूंगा ना कि आप आंसर ढूंढ ढूंढ के इतने अच्छे से लिख दोगे ना कि जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होगा वो आपको खुश होकर 10 में 10 पूरे नंबर मिलेगा। मैं आपको गद्यांश सॉल्व करने का आसान ट्रिक भी इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना भैया। 2-3 दिन बैठकर रात में मैंने प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर और साथ में क्वेश्चन बैंक बुक सब में से मैंने देखा है ना, ये 3 गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। और मैं आपको 3 अलग अलग चैप्टर के गद्यांश इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टॉपर वाला ट्रिक क्या है भैया। मतलब आप गद्यांश को टॉपर स्टूडेंट की तरह कॉपी में कैसे लिखोगे, कैसे आप गद्यांश का आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखोगे, वो भी मैं बताऊंगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, मतलब आपके हिंदी में किस चैप्टर से सबसे ज्यादा गद्यांश पूछे जाते हैं। देखो 3 चैप्टर आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। दूसरा है अशोक के फूल, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तीसरा है निंदा रस, इसके लेखक हरिशंकर प्रसाई जी हैं। और चौथा है भाषा और आधुनिकता, इसके लेखक हैं प्रो जी सुंदर रेड्डी जी। अगर आप इन 4 चैप्टर के गद्यांश तैयार कर लेते हो ना, आपका 10 नंबर जो है बच्चों वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। कैसे आपको सॉल्व करना है गद्यांश ट्रिक के साथ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और 10 में 10 आपका इस वीडियो में कंप्लीट होगा। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना भैया। आप लोग लाइक कर दिया करो, लाइक में पैसे नहीं लगते हैं, अगर लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए भैया, हम एक एक गद्यांश को ध्यान से समझते हैं। समझ लीजिए, आज के बाद ना कोई भी गद्यांश आपसे अगर पूछा जाएगा ना, आप चुटकियों में उसका आंसर दे देंगे, चुटकियों में। ऐसा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। देखो ध्यान से, गद्यांश में होता क्या है, सबसे पहले यह समझ लो गद्यांश में क्या पूछा जाता है। गद्यांश जो है बच्चों टोटल 10 नंबर का आता है। सबसे पहला गद्यांश हमने लिया है, देखो यहां से लेकर यहां तक आपको एक गद्यांश दिया गया जो पीले कलर से लिखा है। देखो ध्यान से, यह आपके हिंदी के गद्य के किसी भी चैप्टर से दिया जा सकता है। हमने जो लिया है किस चैप्टर का है, अभी हम ढूंढ कर आपको बताएंगे, क्योंकि भाई मैं पहले ही बता दूंगा तो क्या मजा। अब मान लो ये आपके बोर्ड एग्जाम में गद्यांश आया है, कैसे आंसर ढूंढोगे वो मैं बताऊंगा। फिर इस गद्यांश के नीचे 5 क्वेश्चन आएंगे। देखो ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, 2-2 नंबर के आपके 5 क्वेश्चन होंगे। और इन 5 क्वेश्चन का जो आंसर है ना, इसी गद्यांश में ही आपको मिलेगा। सिर्फ आपको ढूंढ ढूंढ कर भैया लिखना है। ठीक है, यह गद्यांश बहुत ज्यादा पूछा गया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये रिकॉर्ड बोल रहा है। आप हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, यह गद्यांश कई बार आया है, तो इस बार भी पूरे चांसेस हैं। तो देखो, जब आप गद्यांश को सॉल्व करना ना, तो सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ लेना। मतलब इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना, फिर इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढना। ठीक है, कैसे ढूंढोगे चलिए बताते हैं। फिर लिखना कैसे है वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा।
कि आपको 10 में 10 पूरे नंबर मिले। देखो ध्यान से, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। अब कुछ बच्चे दिमाग लगाएंगे, सर जी ये तो आसान है, कोई कठिन सा बताइए। तो भैया पहला वाला थोड़ा सा इजी हो सकता है, बाकी दोनों गद्यांश अभी जो मैं बताऊंगा ना वो थोड़ा टफ लेवल का है, ध्यान से समझना। लेकिन टफ कुछ भी नहीं है भाई, अगर आपने ठान लिया है ना कि मुझे लाना है नंबर ना, तो सब कुछ आपके लिए इजी है। और ध्यान रखना, अगर मैं 2-2 3-3 दिन बैठ के आपके लिए ऐसे क्वेश्चन ला सकता हूं ना, तो आप भी अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करो भाई। मैं आपसे यही कहूंगा, बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आओ। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। बताओ ये किस पाठ का है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। एक काम करना, पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम आप पहले से ही याद रखना भैया, कि किस पाठ के लेखक कौन है, तब आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। देखो ये किस पाठ का है, अगर इसमें देखोगे तो राष्ट्र आया है, फिर आगे यहां पे भी राष्ट्र आया है, यहां पे देख लो भैया चैप्टर का नाम ही आ गया है राष्ट्र का स्वरूप। तो ये जो गद्यांश है ना, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है, और इसके लेखक कौन है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो मैंने कहा ना कि पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम आप पहले से ही याद कर लेना, ठीक है। अब यहां पे आप पहचान गए भैया कि इस गद्यांश में राष्ट्र आया है, तो ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है। अब अगर आपको लेखक का नाम ही नहीं पता होगा तो 2 नंबर कैसे मिलेगा। तो किस पाठ के लेखक कौन है ये आप पहले से ही याद रखना, तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये किस पाठ का है, देखो उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। अब 2 नंबर आपको फ्री में मिल गया कि नहीं मिल गया, ठीक है। तो आपको पाठ और लेखक का नाम याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर। मतलब आपको ये जिसके नीचे रेखाएं हैं ना, यहां से लेकर यहां तक, इसकी आपको व्याख्या करनी है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, हमें तो नहीं आता। अरे भैया मंत्र नहीं पढ़ना है ओम नमः शिवाय, आपको सिर्फ क्या करना है, बहुत ध्यान से समझो। आपको सिर्फ इसी को थोड़ा चेंज करके 2-3 लाइन में लिख देना है, इसी से रिलेटेड, ठीक है। आपको नंबर मिल जाएगा। मतलब हिंदी को हिंदी में ही लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना। कैसे लिखोगे अभी मैं उसको भी बताऊंगा। अब बाकी के जो 3 क्वेश्चन होंगे लास्ट में ना, उसका आंसर आपको इसी में सीधे सीधे मिल जाएगा, बस दिमाग लगाना। देखो क्वेश्चन, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। देखो यहां पे कहीं देखो, जब आप इसका आंसर अगर आपको नहीं आता ना, तो देखो इसमें क्या है, राष्ट्र की कल्पना असंभव, ये सब कीवर्ड है। इसी शब्द को आप अपने इस गद्यांश में ढूंढो। तो देखो यहां मिल गया कल्पना असंभव, तो आप यहां से लिख दो पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यही लाइन उठाकर लिख दो। मतलब अगर आप नहीं आता आपको ना, अभी कैसे लिखना है आंसर वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढना नहीं आता ना, तो आप क्वेश्चन को पढ़ो, इसमें कौन कौन सा कीवर्ड है। जैसे राष्ट्र की कल्पना असंभव, ये कीवर्ड है, इसी कीवर्ड को इस गद्यांश में ढूंढो। तो देखो यहां पे कल्पना और असंभव मिल गया, तो यही लाइन जहां से स्टार्ट हुई है और जहां एंड हुआ है वही लाइन उठाकर लिख दो, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। अब भाई आप 1-2 वाले छोटे छोटे बच्चे नहीं हो, 1-2 क्लास वाले, आप इंटर के बच्चे हो, इतना तो दिमाग लगा सकते हो। बाकी ट्रिक मैं बहुत आसानी से बता दे रहा हूं, ठीक है। ऐसे नंबर नहीं मिलते, मेहनत थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। अब आप सोचे हम कॉपी में लिखे ही ना नंबर मिल जाए तो क्या होगा भाई। चलो अगला, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं। तो यहां पे देखो पृथ्वी जन मिलकर, ये सब कीवर्ड है। तो देखो कहीं होगा पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो यहां से लिख दो ये पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यही लाइन आप उठाकर लिख दो, क्योंकि आपका पृथ्वी और जन इस लाइन में मिल गया वर्ड, ठीक है। तो पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, बस यही लिख दो भाई। कितना आसान है आप खुद ही सोचो। हम आपको आंसर ढूंढ के बता रहे हैं कि गद्यांश में सीधा सीधा आंसर दिया है,
ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लेना भाई। पांचवा, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो देखो यहां पे इसका आंसर लिखा है, देखो ये मातृभूमि कहां है आपका? पृथ्वी। देखो यहां पे क्या है, यहां ये देखो, जन्म के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। मतलब हम लोगों के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। हम कहते हैं कि धरती हमारी माता है। अब अगर हम लोग ही नहीं रहेंगे, जन का मतलब लोग, हम लोग, ठीक है, तो जब हम ही नहीं रहेंगे तो पृथ्वी को माता कौन कहेगा? तो जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। देखो सारे क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल गया, बस आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम पता होना चाहिए भैया, इतना ध्यान रखना, वो तो 2 मिनट का काम है, याद कर लो, ठीक है। अब देखो ओवरऑल मैं आपको बता दूं, अब हम चलते हैं थोड़ा आंसर लिखते हैं। जब भी गद्यांश को सॉल्व करना ना भैया, देखो आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना ऊपर, 3 नंबर पे आपका गद्यांश होता है तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 डाल देना, ठीक है। उसके बाद देखो गद्यांश का फर्स्ट वर्ड मातृभूमि पर डॉट 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 करके के पुत्र हैं, ऐसे लिख देना, मातृभूमि डॉट 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 करके के पुत्र हैं। अब पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, एक एक क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूं। देखो ऊपर गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, बहुत आसानी से ऐसे भी लिख सकते हो, आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। लेकिन मैंने संदर्भ के रूप में लिख दिया है, संदर्भ का मतलब भी होता है ना, इसमें भी हम पाठ का नाम और लेखक का नाम ही लिखते हैं। दोनों तरीका सही है, आप चाहो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। तो देखो इसको ऐसे लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है। ये आपका हो गया लेखक का नाम, ये पाठ का नाम, और 2 नंबर बच्चों आपके नाम, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो पाठ का नाम लेखक का नाम, या ऐसे संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हो, दोनों बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है ना भैया? अब हिंदी अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या समझ में आएगा? आपको फिजिक्स में भी प्रॉब्लम है, मैथ में भी प्रॉब्लम है, अब हिंदी तो अच्छे से समझ लो भाई। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हो अपने मेहनत के दम पर, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अब जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया इसको ब्लैक से लिख देना भाई, और बाकी ये व्हाइट वाला ब्लू से लिखना, ठीक है, ताकि मेन पॉइंट हाईलाइट रहे। अब चलो भैया दूसरा क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या करनी है जिसके नीचे रेखाएं हैं। देखो पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं, तो ऐसे हेडिंग डालेंगे, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, और भाई अपनी तरफ से ना एक आध लाइन बढ़ाकर लिख देंगे। अरे आप खुद एक लेखक हो भैया, अपने अंदर की शक्ति पहचानो। अगर आपको लिखना आता है ना, आप खुद एक लेखक हो। जो भी हमारे लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ही हैं, ये भी कभी एक स्टूडेंट थे हम लोगों की तरह, ठीक है। आज ये भी बहुत लेखक बन गए। देखो जब तक किसी भूभाग पर निवास करने वाले मनुष्य भूमि को माता और स्वयं को उस भूमि का पुत्र नहीं मानते, तब तक उनमें राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती। जब हम देश को अपनी माता के रूप में अनुभव करने लगते हैं, तभी हमारे हृदय में ऐसे भाव जन्म लेते हैं जिनके आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने की इच्छा होती है। बस 2 नंबर कंप्लीट। आपको एक लाइन को बढ़ा चढ़ा के 2 3 4 लाइन में लिख दो, नंबर फिक्स है भाई, बस उसी से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। बहुत आसान है, आप लोग बस प्यार बनाए रखो ना। ऐसी ऐसी मैं क्लासेस दे दूंगा ना, हर साल मैं हिंदी की ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस लाता हूं और लाखों बच्चे बहुत अच्छा नंबर लेकर आते हैं। इस बार आपकी बारी है। चलो भैया 4 नंबर कंप्लीट। तीसरा देखो, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो मैंने आंसर ढूंढ के बताया था कि मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना असंभव है। मतलब अगर हम लोग नहीं रहेंगे भाई ना, तो राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि हम लोगों के मिलने से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जब तक मनुष्य नहीं रहेगा, देश कैसे बनेगा? अगर हम लोग ही नहीं रहे तो पूरी धरती तो बराबर है, कौन अमेरिका, कौन भारत, कौन बांग्लादेश, कौन क्या, ठीक है। हम लोग के कारण ही सब बनता है। भारत, आई एम इंडियन, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन देखो, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं भाई? तो क्या बनाएंगे, मिठाई? अरे नहीं भाई, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। अभी मैंने आपको आंसर ढूंढकर बताया था, वही मैं यहां पे लिख रहा हूं, कहीं बाहर से मैं आंसर नहीं मंगा रहा हूं फ्लिपकार्ट अमेजोन से, ठीक है। आपको वहीं से मैं आंसर दे रहा हूं। चलो भैया लास्ट क्वेश्चन देख लो,
पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो देखो लिखा है जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, तो लिख दो पृथ्वी पर जन का निवास होने पर वो मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। मतलब हम लोगों के रहने के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अगर हम ही लोग नहीं रहेंगे ना तो धरती को माता कौन बोलेगा भाई? ऐसे पूरा आंसर लिखकर आ जाना बच्चों, 10 में 10 नंबर पूरे आपको मिल जाएंगे। बस ऐसे आप करके आना, ठीक है। चलो अब स्क्रीनशॉट लेने का मैं मौका दे देता हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका ले लो और फिर इसका ले लो। तो हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। चलिए अब दूसरा वाला हम गद्यांश देखते हैं भाई। दूसरा वाला गद्यांश जो है ना किस चैप्टर का है इसको पहचानो भाई। हमने 3 गद्यांश लिया है इस क्लास में और 3 अलग अलग चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट गद्यांश। आगे भी मैं आपको गद्यांश पर वीडियो दूंगा, जो बच रहा है ना उसको भी मैं अलग अलग क्लासेस में लेकर आऊंगा। मैंने कहा ना कि जब तक हम आपको टॉप पर नहीं बनाएंगे भाई तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। आप लोग भी मेहनत करो, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे ना कभी आप टॉपर नहीं बन सकते। आपको स्कूल, कोचिंग, ऑनलाइन क्लास सब देखना है और साथ में आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है। तो देखो भैया ये दूसरा गद्यांश है, इंपॉर्टेंट है। देखने में छोटा लगे करे घाव गंभीर, ये वही वाली गद्यांश है। देखने में 3 लाइन का है लेकिन इसमें से 5 लाइन का क्वेश्चन आएगा, 10 लाइन का आंसर लिखना होगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं। देखो कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वो याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। ठीक है, ये हमारा गद्यांश है। देखो गद्यांश पे मैं और भी क्लासेज आपको दे चुका हूं। अब देखो इसमें क्या है, ध्यान से समझना। ये किस चैप्टर का है पहचानो, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही रहेगा। उपरीत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए 2 नंबर। भैया 5 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा, ठीक है। देखो ये किस चैप्टर का है, देखो कहीं किसी चैप्टर का कोई वर्ड दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। देखो अशोक, शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, तो अशोक आ गया ना, तो ये अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश होगा, ठीक है। क्योंकि अशोक आ गया है तो ये अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है। और इसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। समझ में आया? तो आपका 2 नंबर यहां पे कंप्लीट हो गया। तो आपका जो चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम ज्यादातर गद्यांश में दिया रहता है। तो आपको मैंने कहा था कि आप पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम याद रखना। तो अशोक आ गया तो अशोक के फूल चैप्टर का है। अब आपको लेखक का नाम पता ही है क्योंकि आपने याद कर लिया होगा, नहीं याद किया तो कर लो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको यहां से लेकर यहां तक आपको व्याख्या करनी है, जिसके नीचे रेखाएं हैं अभी मैं बताऊंगा। तीसरा देखो कैसे लिखना है वो मैं बताऊंगा, ठीक। देखो थोड़ा चेंज करके लिख देना है, मैंने आपको कहा ना कि हिंदी में ही लिखना है भाई। थोड़ा चेंज करके लिख दोगे आपको नंबर मिल जाएगा, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है। तीसरा, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर आपको डायरेक्ट गद्यांश में नहीं मिलेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है, तो क्या कहा गया कि शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा। तो अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है कि ये दुनिया जो है ना बड़ी स्वार्थी है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सधता है, ठीक है। तो यहां पे अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है, ठीक है। तो इतना दिमाग लगा लेंगे आप। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिसका आंसर डायरेक्ट नहीं मिलेगा, तो ये अब टफ हो गया आपके लिए, लेकिन मैंने आसान बना दिया। चौथा, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। तो देखो यहां पे बताया है लेखक ने, देखो ये क्या लिखा है, दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है। यहां से लेकर यहां तक पूरा लिख दो, यही तो बताया लेखक ने। लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है, लेखक ने बताया है कि ये दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है। आप लोग देखते होंगे अपने आसपास या रिश्तेदारों को, अगर कोई काम होगा ना तब तो वो आपको याद करेंगे, हाँ भैया कहाँ हो, और स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। और जब कोई काम नहीं होगा ना आपको वो याद नहीं करेंगे, ठीक है। तो भैया सब स्वार्थी हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो पांचवा, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है भैया। तो देखो यहां पे लिखा है, ये
सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, मतलब इस सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है कि ये पूरा संसार स्वार्थी है, ऐसा कहा गया है। बहुत सिंपल है भाई, सारे क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया। लिखोगे कैसे वो मैं बता देता हूं। देखो, जब भी लिखना ऐसे लिख देना, कहते हैं डॉट 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 करके अखाड़ा ही तो है, या कहते हैं डॉट 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 करके ही तो है। ये हम क्यों आपको बता रहे हैं? ताकि आपके हिंदी में 2 गद्यांश रहेंगे, करना एक ही होगा। अब आप कौन सा कर रहे हैं, कॉपी चेक करने वालों को क्या पता, तो ऐसे लिखना होता है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, उपरित गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हम डायरेक्ट वही प्रोसेस, चाहे आप डायरेक्ट लिख दो पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर आप संदर्भ के रूप में लिख दो। देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। भाई ये लेखक का नाम, ये पाठ का नाम, और 2 नंबर बेटा आपके नाम। तो ऐसे संदर्भ के रूप में लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा, ये डायरेक्टली भी लिख दोगे पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो भी नंबर फिक्स है बिल्कुल। चलो दूसरा, 2 नंबर कंप्लीट हुआ। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या करनी है जिसके नीचे रेखाएं हैं। देखो, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है। भाई इसकी व्याख्या कर दो। अरे इंग्लिश में नहीं लिखना भैया, हिंदी में ही व्याख्या करना है। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के, थोड़ा लाइन ऐड करके लिख दो, बस उसी से रिलेटेड हो। देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या एक बढ़िया सा मैंने हेडिंग डाल दिया। देखो, द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, ये उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है, अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से ये अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता। देखो, वही चीज थोड़ा घुमा फिरा के लिखा गया है। ये उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती हैं। बदलते समय की दृष्टि में अनुपयोगी होने से यदि कोई वस्तु उपेक्षित हो जाती है तो वो उसे भूलकर आगे बढ़ जाती है। बस 2 नंबर कंप्लीट। भाई उसी लाइन को ना थोड़ा सा अच्छे से मॉडिफाई करके लिख दो, 1-2 लाइन ज्यादा, आपको नंबर 10 मिल जाएगा, नो टेंशन। चल भैया तीसरा क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? स्वार्थवृत्त को। तो मैंने इसका आंसर बताया ही था आपको, अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थवृत्त को माना गया है। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, चौथा, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है? तो मैंने आपको कहा ही था भैया कि लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि ये केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर ये आगे बढ़ जाती है। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट। बिल्कुल फ्री के नंबर है भाई, बस लूट के रख लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन है 5 नंबर। स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? तो ये देखो भाई, सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। 2 नंबर। तो पांचों क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया और 10 में 10 ऐसे भाई ले लिया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना मेरे रसगुल्लों? चलो भैया, तो ये भी गद्यांश आपका फाइनल हुआ, लेकिन मैं तो आपको 3 गद्यांश बताऊंगा, 2 ही अभी हुआ है। अब हम चलेंगे तीसरे पे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका ले लो, अब इसका भी ले लो। ठीक, तो हो गया स्टूडेंट स्क्रीनशॉट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला वाला गद्यांश जो है ना ही बहुत ज्यादा आसान है ना बहुत ज्यादा टफ है, सिर्फ समझने की जरूरत है। चलो इसको समझते हैं। आप लोग कह रहे थे पर छोटे छोटे ला रहे हो, तो मैंने कहा चलो कुछ बड़ा हो जाए, ठीक है, कुछ मीठा हो जाए, कैडबरी। चलो देखो ध्यान से पढ़ो इसको, फिर इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन ही रहेंगे भाई, सेम क्वेश्चन रहेगा, बस इस गद्यांश के हिसाब से देखो। पढ़ो, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। उसके अहंग की इससे तुष्टि होती है। अहंग का मतलब अहंकार। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। इंद्र भगवान की बात की जा रही है, वो कोई कामकाज नहीं करते थे। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं।
आक्रमणीयता में उन्हें प्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। मतलब वो काम तो करते नहीं है इंद्र भगवान, तो वो हमेशा डरते हैं ना कि कोई बहुत बड़ा कर्म करने वाला मनुष्य कहीं मेरी सीट ना ले ले भाई, प्रधानमंत्री वाली। चलो भाई पहला क्वेश्चन देखो, उपरीत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। किस पाठ का है, कोई बच्चा बता सकता है? भाई बहुत आसान है, सबसे फर्स्ट वर्ड जो है ना इसी से पहचान जाओ, ये निंदा। निंदा, ये निंदा जो दिया गया है ना, तो समझ जाना कि ये निंदा रस चैप्टर का गद्यांश है, ठीक है। और निंदा रस चैप्टर के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है, उपरीत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई। पाठ के लेखक का नाम आपको याद कर लेना। याद किए कि नहीं भाई, 2 लाइन का याद कर लो। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, आपको इसकी व्याख्या करनी है। देखो ध्यान से, यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक थोड़ा सा आपको समझ के इसको और अच्छे से मॉडिफाई करके लिखना। तीसरा क्वेश्चन देख लो बच्चों, निंदा का उद्गम कहां से होता है? तो देखो निंदा, उद्गम, ये सब कीवर्ड है, तो इसका सीधा सीधा तो आंसर है ये देखो, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। पहले लाइन में ही इसका आंसर है, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। जो आपके क्वेश्चन का जो वर्ड है ना इसमें मिल रहा है भाई, तो ये सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है? 2 नंबर यहां पर भी फाइनल करो। तो देखो कहीं है निंदक व्यक्ति, निंदक व्यक्ति, ये देखो वो दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। देखो निंदा करके अनुभव, यही सब कीवर्ड मैंने क्वेश्चन का ले लिया और ढूंढ के लिख दिया। पांचवा क्वेश्चन देखो, इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है? 2 नंबर। तो देखो यहां लिखा है इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है, यानी कि निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईर्ष्यालु माना जाता है। निठल्ला का मतलब जो कामकाज ना करे, बढ़िया बैठे बैठे खाए, वही निठल्ला होता है, ठीक है। कौन है अपने घर में भाई, आप लोग अभी पढ़ रहे हो ना, आपके पेरेंट्स अगर पैसे दे रहे हैं ना, खूब अच्छे से पढ़ लो बच्चों, क्योंकि जिस दिन आप बड़े हो गए ना 20-25 साल के और कुछ नहीं करोगे ना, फैमिली वाले भी आपको निठल्ला मान लेंगे कि बेटा कुछ नहीं कर रहा है ये, ठीक है। चलो अब जब इसका आंसर लिखना तो ऐसे लिखना, देखो ध्यान से, निंदा का डॉट 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 के होती है। पहला क्वेश्चन था कि उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखे, तो हम संदर्भ लिख देंगे भाई, बढ़िया हेडिंग डाल के फर्स्ट वाला। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक निबंध से अवतरित है। मतलब भैया आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो पाठ का नाम निंदा रस, लेखक का नाम हरिशंकर परसाई, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हो, देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित निंदा रस शीर्षक निबंध से अवतरित है। 2 नंबर भाई फ्री का मिल गया, ठीक है। चलो दूसरा देखो बच्चों क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या करनी है, इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। आक्रमणीयता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। अब 3-4 लाइन में ये दिया गया है, तो आप 5-6 लाइन में लिखो भैया व्याख्या। देखो ऐसे लिख देना, रेखांकित अंश की व्याख्या, बढ़िया सा हेडिंग डालना और उसी को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना। देखो लेखक कहता है कि इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वो निठल्ला रहता है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता, उसे खाने के लिए अन्न नहीं उगाना पड़ता, फल पाने के लिए पेड़ नहीं बोने पड़ते तथा रहने के लिए बना बनाया महल मिल जाता है। स्वर्ग में ये सभी चीजें स्वतः प्राप्त होती हैं, इन्हें प्राप्त करने के लिए कुछ भी श्रम नहीं करना पड़ता। खाली रहने के कारण उसे अपनी अप्रतिष्ठा का डर बना रहता है, इसलिए वो किसी तपस्वी को तपस्या करते देखकर, किसी कर्मठ व्यक्ति को श्रेष्ठ कर्म करते देखकर ही भयभीत हो जाता है कि कहीं ये अपनी कर्मठता से मेरे पद को ना छीन ले, अतः वो उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। 2 नंबर यहां पर भी कंप्लीट, मतलब उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख देना। समझ में आ रहा है, मोदी नहीं मॉडिफाई। चलो भैया तीसरा, निंदा का उद्गम कहां से होता है? मैंने आंसर बताया ही था, निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। 2 नंबर फिक्स है, बाकी तीनों क्वेश्चन आसान रहते हैं। चौथा, निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके कैसा अनुभव करता है? तो देखो निंदक व्यक्ति दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वो उनसे अच्छा है। 2 नंबर। पांचवा देखो क्वेश्चन नंबर 5, इंद्र को ईर्ष्यालु क्यों माना जाता है? तो देखो इसका आंसर देख लो ध्यान से, इसका आंसर देख लो कहां है, ये निठल्ला होने के कारण इंद्र को ईर्ष्यालु माना जाता है। 2 नंबर, ठीक है। तो आपको पांचों क्वेश्चन का आंसर लिखोगे 10 में 10 ऐसे नंबर मिल जाएंगे।
तो आज के क्लास में मैंने आपको, देखो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो भाई, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो इसका, फिर इसका ले लो, और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लास्ट में इसका ले लो, ठीक है। तो आज के क्लास में हमने आपको बताया क्लास 12 हिंदी के 3 ऐसे महत्वपूर्ण गद्यांश को ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों लगातार पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में इस बार भी आ सकते हैं। तो क्लास आपको कैसा लगा, ट्रिक समझ में आया? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को भैया ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी हम चलते हैं, अगर आपको ऐसे ही पद्यांश पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। तो बाकी चलते हैं, फिर आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।